अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी और आपका जो बोलने का स्टाइल है वो भी टेलीविज़न और लाइव शो और बॉलीवुड एंकर्स की तरह हो जाए और आपकी जो आवाज़ है, आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल एंकर की तरह हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें समझ करके और जिन एक्सरसाइज को करके आप बिल्कुल प्रोफेशनल एंकर की तरह बन पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है गिरीश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाय प्रोफेशन मैं एंकर हूं, ऑब्वियसली आपने मेरे चैनल में ये देख ही लिया होगा। और लगभग मैं पिछले 8 सालों से लाइव शो और थोड़ा बहुत टेलीविज़न की एंकरिंग में करता हुआ आ रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट की हैं वो सारे के सारे मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट्स है प्रोफेशनल एंकर की तरह बोलने के लिए वो है पंचुएशन का ध्यान रखें। पंचुएशन क्या होता है? आपके जो कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है, जो आपका फुल स्टॉप है, आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर सेमीकोलन है और कहाँ पर आपका फुल स्टॉप है। यानी कि जो आपका बोलने का तरीका है वहाँ पर आपको कहाँ छोटा पॉज लेना है, कहाँ आपको बड़ा पॉज लेना है और कहाँ आपको बिना पॉज लिए लगातार बोलते हुए जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है, वो होता है न्यूज़पेपर को लाउडली पढ़ना। क्योंकि न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है उसमें हर एक जगह पॉज, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप लिखा हुआ होता है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें तो आप उसको लाउडली पढ़ें और आप इस चीज़ का इंटेंशनली ध्यान रखते हुए इस चीज़ को पढ़ें कि जब भी आपको पॉज आएगा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉमा पर छोटा पॉज लेना है, सेमी कॉलन पे थोड़ा सा बड़ा पॉज लेना है और फुल स्टॉप पे आपको फुल पॉज लेना है। मैं हमेशा ये वाली बात मानता हूँ और मैं हमेशा ये वाली बात कहता भी हूँ कि जो एंकरिंग है और जो म्यूज़िक है उसका आपस में बहुत तगड़ा कनेक्शन है क्योंकि सब चीज़ें स्टेज पर एक्सप्रेस करने को लेकर के है। सो म्यूज़िक में भी पॉज का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि उन्हीं 7 सुरों से इतने सारे लाखों करोड़ों म्यूज़िक बने हैं। और जो बोलने का जो तरीका है, अब दुनिया में हर किसी का एक अलग अलग बोलने का तरीका रहता है, लेकिन जितने भी जो ये तरीके बने हैं ये सारे के सारे तरीके उन 7 सुरों से ही बन के निकले हैं। तो पहली जो चीज़ है उसका आपको ये है कि पंचुएशन का आप ध्यान रखें और जब भी आप बोलें तो आप पंचुएशन के ध्यान को रख के जब आप बोलते हैं तो ऑडियंस आपको और सुनना चाहती है और वो आपकी तरफ मंत्रमुग्ध फील करती है। क्या बात है, कितना हैवी हिंदी का वर्ड बोला है मैंने, मंत्रमुग्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है टोन और रिदम। इस चीज़ पर आपको पहले तो एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि कभी भी आपकी जो आवाज़ है वो अमिताभ बच्चन जैसी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना होगा कि आप कभी भी किसी दूसरे की तरह नहीं बात कर पाएंगे। हर किसी को भगवान ने उनकी एक अपनी आवाज़ दी हुई होती है। आपको जो खेलना होता है आपको उस अपनी आवाज़ में ही खेलना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, इसमें क्या है कि बचपन से ही ये हमारे साथ इसमें ये जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि जब हम जैसे छोटे बच्चों से बात करते, आ ले 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 मेरा अजित खाना खाएगा, तो हम हमेशा ही उनसे अबाउट टोन में बात करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जब बच्चे शुरुआत में जो बात करने लगते हैं वो हमेशा अबाउट टोन में ही बात करना शुरू कर देते हैं और जो कई लोग होते हैं वो काफ़ी सारी बातचीत जो करते हैं वो हमेशा अबाउट टोन में ही करते हैं। तो ऐसे में वो कभी भी जो नीचे की टोन होती है उसमें वो कभी आ ही नहीं पाते और नीचे की टोन में वो कभी बात कर ही नहीं पाते। जब आप हमेशा एक ऊपर की टोन में ही बात करते रहेंगे तो वो भी बड़ा एक इरिटेटिंग लगता है और वो नॉर्मल लाइफ में भी सही नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को भी देखेंगे जो इस प्रोफेशन से होते हैं, लाइव शो, टेलीविज़न या एंकरिंग के प्रोफेशन से, जब वो नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं क्योंकि वो बेसिक से बोलना शुरू करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप बात करें तो आप अपनी फुल टोन का इस्तेमाल करें। आप अबव टोन में भी जाएं और आप बिलो टोन में भी जाएं। जब आप अबव और बिलो फुल टोन का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप छोटे बच्चे को देखिएगा, बहुत छोटे बच्चे को, वो नेचुरली, अच्छा मेरे को ये गेम का तो नहीं पता था, तो वो नेचुरली अबव और बिलो टोन का इस्तेमाल करता है। तो
आपको बोलते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सिर्फ अबाउट टोन में भी बात ना करें, सिर्फ बिलो टोन में भी बात ना करें। आपका जो उतार चढ़ाव है वो हमेशा आपकी आवाज़ में होते रहना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ नोन एज इमिटेशन। मैंने अपनी जो बोलने का जो स्टाइल है उसको शुरुआत में अडॉप्ट करने के लिए मैंने इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो भी आपके पसंदीदा प्रोफेशनल एंकर हैं जिन्हें आप टेलीविज़न में देखते हैं, जिन्हें आप इवन रेडियो में सुनते हैं, और आज के ज़माने में तो पॉडकास्ट भी हैं जिन्हें आप पॉडकास्ट में सुनते हैं, आप उन्हें इमिटेट कीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने एंकरिंग का मुझे पैशन जब चढ़ा था और मैंने जब ये सपना लिया था कि मुझे एंकरिंग करनी है, तो जिनको मैंने इमिटेशन करने की कोशिश की थी वो थी बरखा दत्त। और मुझे आज भी याद है कि उनकी जो स्पीच में हमेशा इमिटेशन करता था वी द पीपल का, इंडियाज यंग स्टिल गेट्स स्वेप्ड बाय द रिस्पेक्ट एंड रोमांस व्हिच आर्मी हैज हिस्टोरिकली इवोक्ड, व्हाई देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर in Indian Army, or do we the people respect and value of our soldier, or is it more rhetoric? तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोई सा भी एक पैराग्राफ या फिर एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप उनकी 50 चीज़ों को एक रिकॉर्डिंग शुरुआत से लेकर लास्ट तक, क्योंकि हर एक के वही गिने चुने सुर होते हैं, उन्हीं सुरों में वो व्यक्ति या वो पर्सन या वो परफॉर्मर बात करता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंजा को लें, उसको ही आप कंठस्थ याद करें, और उसके बाद आपने जब उसको पर्टिकुलरली याद कर लिया, फिर आप उस रिकॉर्डिंग को चलाएं जो परफॉर्मर जिसको आप इमिटेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बोले। आपका एक एक पॉज, एक एक मॉड्यूलेशन, एक एक वॉइस टेक्सचर बिल्कुल उनकी तरह ही होना चाहिए। तो इसका जो इमिटेशन है वो है मेरा थर्ड पॉइंट। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। टू हैव अ टोन लाइक अ प्रोफेशनल anchor is start speaking from the base, स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द बेस। हालांकि इसकी बात मैंने टोन और रिदम में कर ली है, तो उसमें क्या है कि स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द बेस, क्योंकि मैं आपको कैसे समझाऊं इस चीज़ का। देखिए, आप बेस समझते हैं, एक नेवल जो है ना, आपको अपनी नाभि से बात करनी है हमेशा ही। तो जब आप अपनी नाभि से बात करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब आप नाभि से बात करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जब आप अबाउट टोन में भी बात करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आपकी जो असली कोशिश होनी चाहिए वो नाभि से बात करने की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बिलो टोन में आते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब आप बिलो टोन में बात करते हैं और उसमें आपकी आवाज़ में जो पकड़ आ जाती है, उसके बाद जब आप अबाउट टोन में भी जाते हैं तो वो अबाउट टोन भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कर्णप्रिय लगती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको बेस से बोलना शुरू करना है। पॉइंट नंबर 5, टू बी अ प्रोफेशनल एंकर इज़ कमांड ओवर लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हिंदी में बात करें या फिर आप अंग्रेज़ी भाषा में बात करें, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कि उस भाषा में पकड़ होनी चाहिए। आपका का, की, कु, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वगैरह, हालांकि बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत बार जब आप किसी को सुनते हैं और अगर वो किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, एक चीज़ है कि जो बोलचाल वाली लैंग्वेज में, जैसे बहुत बार हम हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में जो बोलचाल वाली लैंग्वेज में ठीक है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह की जब आप भाषा की बेस से उस भाषा को जब आप सीखते हो और जब उस भाषा को आप यूज़ करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो लोगों को बहुत ही कर्णप्रिय लगती है। और जब उस भाषा में वैसे फुल रिस्पेक्ट, यानी अब अगर आप गुजराती में, पंजाबी में या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उस समय आप उस लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। लेकिन जब आप हिंदी और अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं तो उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। जो आपकी नेचुरल भाषा है, उस भाषा को उसी के तरीके से जब आप बोलते हैं तो लोग आपको और सुनना चाहते हैं। तो कमांड ओवर लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर, और वो है वोकैबुलरी। दोस्तों, शब्द ही ब्रह्म है। इतिहास में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, और मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूं कि अगर आपके पास शब्द हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे को वही एक चीज़ को अलग आधे घंटे तक वही चीज़ बोलनी है। जैसे आप कोई संगीत होस्ट कर रहे हैं, कुछ आपके पास और कुछ कहने के लिए नया नहीं है, आपको लोगों की तारीफ़ें ही करनी है। संगीत में होता क्या है, आपको लोगों की तारीफ़ें ही करनी है। जो भी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर होस्टिंग अ कॉर्पोरेट शो ऑल्सो, उसमें भी आपको लोगों की तारीफ़ें ही करनी है।
अब वो चीज़ कैसे संभव हो पाएगी? हमेशा उसी बात को अगर उन्हीं 4 शब्दों को आप बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएँगे। इसलिए हाँ, सिग्नेचर लाइन होना अलग चीज़ है कि आपकी कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर लाइन है जिसे आप बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा, अलग-अलग तारीफ़ करने के जो आपके शब्द होंगे, यानी कि आपकी जो वोकैब्युलरी है, इंग्लिश भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में हो, वो जब अच्छी होगी उस भाषा पर, उस वोकैब्युलरी पर, उन आपके पास शब्दों का जब भंडार होगा, जब आप अलग अलग शब्दों से अपने दिल की भाव भंगिमाओं को दूसरों को आप एक्सप्रेस कर पाओगे, तो तब लोगों के लिए आप एक कर्णप्रिय लगोगे। लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हमें इसे सुनना चाहिए। ये जब भी उसी बात को बोलता है तो एक नए शब्द के साथ बोलता है। आप कभी टीवी चैनल्स को देखेंगे तो वो एक ही न्यूज़ को देखिए, उनके पास शब्दों के भंडार कितने रहते हैं। एक ही न्यूज़ को वो 1 घंटे तक चला पाते हैं, वो उसमें न्यूज़ एक ही लाइन की है लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ। हाल फिलहाल में चल रहा सुशांत और रिया के इश्क की कहानी, ये मोहब्बत बनी खलनायिका, ये वो सब आप देख रहे हैं, अलग अलग शब्द, लेकिन वही एक न्यूज़ को अलग अलग शब्दों के साथ वो पिरो रहे हैं। उसी तरीके से आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। शब्दों का भंडार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मेरे हर वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किताबें पढ़िए। जितना आप किताबें पढ़ेंगे उतना आपके भीतर जो शब्दों का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, ऊपर ऊपर से रहेगा तो वो छलक जाएगा और वो लोगों के दिल तक नहीं उतर पाएगा। लेकिन जब आप अंदर से भरे हुए होंगे, आपके भीतर शब्दों का भंडार होगा, आपके भीतर अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे जिन्हें आप लोगों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो तब लोग आपको हमेशा ही सुनना चाहेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है, हाँ, ये इवन बड़े बड़े लोग करते हैं, इवन मैं भी ये मिस्टेक करता हूँ। इसका नाम है नो यूज ऑफ जो ये सब हम इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं वहाँ गया था, तो मैंने उनको, आप देखना कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल कलाकार भी इस चीज़ का इस्तेमाल, इस चीज़ को आप कैटेगरिकली अपने माइंड में डाल दें कि आपको कभी भी ऊ ई नहीं करना है। 90% लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, प्रोफेशनल एंकर होते हैं, वो कैटेगरिकली अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे करके रखते हैं कि उन्हें कभी भी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कभी भी सुष्मिता सेन को सुनिएगा, जब भी वो बात करती हैं, आप कभी भी इन हाँ इसका इस्तेमाल आप उनकी भाषा में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के पेजेंट में जाता है तो उन्हें इस चीज़ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरह के इसका इस्तेमाल ना करें। तो आप अपने माइंड को ये कैटेगरिकली इंस्ट्रक्शन दे करके रखिएगा कि आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट नंबर है 8, ब्रेथ। आपको ये चीज़ जान करके हैरानगी होगी कि हमारी आवाज़ में अगर हमारी सांस सुनाई दे गई ना, तो तब पूरा खेल ख़त्म हो गया। हाँ, वो वाली बात अलग है कि आपने एक डांस परफॉर्मेंस किया और उसके बाद आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपका सांस फूला हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि बात करते हुए जब वो सांस लेते हैं तो वो उनकी आवाज़ में सुनाई देती है, नॉर्मल दिनचर्या लाइफ में भी। लेकिन हाँ, अभी मैंने जो सांस लिया ये सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप जब बात करें, जो आपकी आवाज़ है उस आवाज़ में आपकी, क्योंकि तभी वो प्रोफेशनल आवाज़ सुनाई देगी। आप किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर आप टेलीविज़न एंकर या फिर लाइव शो के जो बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशनल एंकर हैं या बहुत ही बड़े जो रेडियो जॉकी हैं, उनको आप कभी भी उनकी वॉइस में ब्रेथ की ये ब्रेथ की आवाज़, आपको सांस की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इसका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अब इसकी टेक्निक क्या है कि आपकी आवाज़ में आपकी जो ब्रेथ की आवाज़ है वो ना आए। उसके लिए है कि आप ये स्टमक से सांस लें। किसी भी पेन या किसी चीज़ को आप लेट जाएं और स्टमक पर पेन को रखें, तो स्टमक आपका अंदर बाहर जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से सांस लेते हैं और हमेशा ही नाक से सांस लें स्टमक को, तो तब आप नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही सांस को छोड़ते हैं। तो क्योंकि
ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज़ के लिए, आपकी एंकरिंग के लिए। इसको मैं अगले पॉइंट में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप ब्रेथ ना लें उस समय, आपको ज़्यादा ब्रेथ चाहिए, ज़्यादा सांस चाहिए जितनी आपको जब बोलना है। ये अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी आवाज़ में आपकी सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सांस में तेरी, ये गाना भी है, मुझे वैसे ही याद आ गया, इसका इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है पॉइंट नंबर 9, विच इज़ नोन एज वॉइस थ्रो। इसमें मैं आपको साइंस की पूरी बात बताऊंगा। अभी आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप अपने सारे लोग अपने एक हाथ को यहाँ लाइए। यस, मोबाइल को साइड में नीचे रखो, अभी देख रहे हो, हाँ, हाथ को यहाँ पे लाओ। ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इससे आपकी वॉइस में जो थ्रो आएगा ना, लोग आपको पागलों की तरह सुनना चाहेंगे हमेशा ही, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता यार क्यों लोग उसको सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे हैं। इसकी बात यही है। अब इसको, जो आपका हाथ आपने यहाँ पे लाया ना, इसको अपने होंठों के आगे ले जाए, आप होंठों के आगे ले जाए, ठीक है, बिल्कुल। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके होंठों के आगे यहाँ पर होना चाहिए। ओके, अब जब आप बिल्कुल यहाँ पर होठों के आगे ले आएंगे, तो आपको क्या अपने मुंह से जो सांस का थ्रो है, मतलब हवा फील हो रही है आपको, जो हवा जो फील हो रही होगी, बोलते जाइए, कुछ ना कुछ बोलते जाइए, कुछ ना कुछ बोलते जाइए। यस, और आप हवा फील करेंगे एक तरह की। जो ये आप हवा फील कर रहे हो ना, दिस इज व्हाट वी कॉल थ्रो। ये आपकी आवाज में जो थ्रो होता है ना, वो होता है। तो जब आपको कुछ इंपैक्टफुल पंच के साथ बोलना होता है, तो उसमें आपकी वॉइस में थ्रो होना चाहिए। और जितनी ज्यादा ये आपको ये हवा फील होगी, इसका मतलब ये थ्रो आपका स्ट्रांग है। बहुत बार बोलते हैं कि उनकी आवाज़ में कितना थ्रो है, सिंगिंग हो या फिर एंकरिंग हो, उसमें वॉइस का थ्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि थ्रो क्या है। पहले 3 साल तक मुझे भी नहीं था पता कि थ्रो क्या होता है। तो आपको ये हाथ यहाँ पर एक्सरसाइज है कि ये हाथ यहाँ पर रख के ये थ्रो को बढ़ाना है। अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि हमारे लिए ब्रेथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा मुंह से तभी छोड़ पाओगे बोलते हुए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लोगे। सारा कनेक्शन आपकी सांस का है, आपकी जो आवाज़ है, आपका जो डायफ्राम है, वो पूरा का पूरा इससे कनेक्टेड है। तो आपको रोज़ ये एक्सरसाइज करनी है कि यहाँ पर आपको हाथ रख के बोलना है, और कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वॉइस में जो आवाज़ में जो एयर का थ्रो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो आपको फील होता रहेगा आपके इसके पाम में। तो जितना आप ज़्यादा एयर थ्रो के साथ बोले, एयर बाहर निकालते हुए बोलेंगे, वो आपको एयर अपने आप इसमें फील होगी। इसका मतलब ये है कि उसमें आपने स्ट्रॉन्ग थ्रो के साथ बोला है। तो थ्रो को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपका थ्रो इम्प्रूव होता है तो तब आपकी वॉइस में पंच अपने आप आ जाता है। और अब मैं आपको एक्सप्रेस करने जा रहा हूं कि अपना लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रोफेशनल एंकर बनने के लिए, एक प्रोफेशनल एंकर की तरह बोलने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फील। फील। कभी भी आप एक फेक टोन के साथ बिल्कुल भी मत बोलें। मतलब कभी ऐसे दूसरे ऐसे बाहर और अब आपके बीच में लेकर के आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। फील और नेचुरल बोलें वहाँ पे जो भी आप बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप हमेशा ऐसे बात करें जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, जैसे आप अपने परिवार वालों से बात करते हैं, जैसे आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनसे बात करते हैं। जब आप एक एक शब्द को, जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, जब आप उसको फील करेंगे ना, तो वो फील आपकी आवाज़ में भी आएगा। जब आप उसके अंदर एक भावना को जोड़ोगे, जब आप इमोशन को जोड़ोगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप मेरे दोस्त हो तो मैं अपनी प्रोफेशनल के साथ पर्सनल लाइफ भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं स्टेज पर कभी मैं बात कर रहा हूँ माँ और बेटी के रिश्ते की, मैं खुद रो पड़ता हूँ वहाँ पर, खुद रो पड़ता हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ स्टेज पर, मैं खुद उस चीज़ को फील करूँ। तो वो माँ और बेटी का या पिता और बेटी का जो रिश्ता है वो तभी पता चलता है जब आप उसको महसूस करते हैं। तो मैं खुद भी रो पड़ता हूँ वहाँ पर, और वो इतना नेचुरल इमोशन है। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो एक फील के साथ बोल रहे हैं। तो जो भी शब्द आप बोलें, उस शब्द को आप फील करें, उसको महसूस करें। खुशी को खुश होकर के बोलें, गम को गम के साथ बोलें, प्यार को प्यार के साथ बोलें, मोहब्बत को मोहब्बत के साथ बोलें, और जश्न को जश्न के साथ बोलें, दर्द को दर्द के साथ बोलें,
उम्मीद को उम्मीद के साथ बोलें। हर शब्द को क्या एक जो फ़ील है जब आप उसके साथ बोलेंगे, तो आपकी जो बोलने का जो तरीका है, वो आपकी जो प्रोफ़ेशनल एंकरिंग है उसको और आगे बढ़ाएगा। वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, और अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप और हम मिल करके चीज़ों को बदलेंगे और आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।